What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। हर एक दिन आप लोगों को एक नई आस देता है, एक नई जिंदगी की एक नई तरीके से शुरुआत करने की। पर लेकिन शाम को अगर आप लोग उस दिन को ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे कि क्या क्या आप लोगों ने अपने दिन को ढंग से जो डिसाइड किया था उसमें से अचीव किया है, तो आप लोगों के हर एक दिन कैलेंडर में डेट चेंज होती हुई चली जाएगी और कुछ भी आप लोगों को कभी भी एक नई तरीके से नई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी और हमेशा आप लोग अपने आप को लॉस्ट जोन में पाएंगे कि ऐसा नहीं कि बस चल रही है, दिन कट रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने ऊपर निगरानी रखना सीखिए, ना कि पड़ोसी के ऊपर या किसी और के ऊपर। अगर अपने ऊपर निगरानी रखना स्टार्ट कर दोगे तो सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएगी और ये रियलिटी है। नहीं यकीन आ रहा है तो अपने ऊपर निगरानी रखकर देखिए, आप लोग को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बदतमीजी पूरे दिन में हम लोग खुद करते हैं। हम लोग जहां पर टाइम मिलता है वहां पर टाइम पास कर लेते हैं। जरा सी देर में उठाया मोबाइल देख लिया, जरा सी देर में उठाया किससे बातें करने लगे, जरा सी देर में उठाया बस स्टडी टेबल पे से उठकर एक मौका चाहिए उठ के चलने का, वो मौका ढूंढते रहते हैं। तो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखो, टाइम बड़ा ही कम है तो ढंग से उसको एंजॉय करो। ठीक है, बात करते हैं, बड़ी शानदार बात बोली है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कई बार कई सारे लोग आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी बखान करते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर रियलिटी में उनका जो पटाखा है वो फुस आप लोगों को मिलेगा जब रियलिटी में रिजल्ट की बात आती है। अक्सर वो लोग जो हैं जिनको कुछ करना होता है वो गाते नहीं है, उनका हमेशा बल्ला बल्ला बोलता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, सचिन तेंदुलकर साहब जो है कभी किसी के साथ में लड़ते नहीं थे, कभी किसी के साथ में बहस नहीं करते थे। अगर उनको गुस्सा आता था तो अपने बैट से यहाँ पर बेसिकली गुस्सा निकाला करते थे। तो ये तरीका अगर आप लोगों ने जिंदगी में अपना लिया, कोई आप लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं तो उसको अपना बल्ला दिखाओ। उसको ये नहीं कि अपने मुंह से उसको सुनानी है बातें, कुछ बोलना है, आप लोगों का बैट बोलना चाहिए। और जिस दिन बैट बोलेगा उस दिन दुनिया सुनेगी और जिस दिन मुंह से बोलोगे उस दिन कोई नहीं सुनेगा। तो हमेशा अपने हुनर के बेस पर काम करो, आप लोग देखना लोग आप लोगों की हमेशा इज्जत करते हुए नजर आएंगे। और ये हर एक उस इंसान को आप लोग देखते हैं जो आज के डेट में एक सक्सेसफुल मुकाम पर बैठा हुआ है। उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरीके से अपनी जिंदगी को टैकल किया है, जब यहां पर उसके पास में प्रॉब्लम आई है तो उसने उस प्रॉब्लम के सर पर पैर रखकर यह बताया है कि मेरे अंदर हुनर है तुझे अपने नीचे दबाने का, और अपनी सारी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए इंसान आगे बढ़ा है। और आज के डेट में तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में कहानियां सुनते हैं, पर लेकिन ये वही इंसान कर पाता है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, जिसको अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का हुनर पता होता है। वरना अगर देखो जिस तरीके से हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं उस पैटर्न में अगर जिंदगी जीते रहे और प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस पैटर्न को चेंज करो और अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव जिंदगी बनाने की कोशिश करो। क्योंकि हर एक दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, पर लेकिन वो दिन आप लोगों को खुद से चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों की जगह आकर कोई और चेंज नहीं करेगा। ओके, डेली 2 वीडियो आती हैं। अगर करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन को आप लोग कवर करना चाहते हैं तो इन वीडियो को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। एक आती है यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि कई सारे बच्चे रेगुलर उठ रहे हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर मजा आ गया, बड़ी ही हिम्मत लगी उठने में, पर उड़ गया मैं। तो देखो यार, ये ना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, छोटे छोटे अचीवमेंट है। जैसे वीडियो आती है, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं एकदम आती है वीडियो, ठीक है, तो ये उनको अचीवमेंट लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो सबका अपना अपना चीजों को देखने का तरीका है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा रोल नंबर फर्स्ट है, यानी कि मैंने पहली बार कमेंट किया, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला था ना, आप लोग जैसे आज की डेट में क्या करो, मॉर्निंग में जैसे उठ रहे हो तो ये देखो कितने लोग लाइक कर चुके हैं और आप लोग कौन से नंबर पर लाइक कर रहे हैं, तो उसके बेस पर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने वीडियो को इस टाइम पर लाइक किया। और डेली कोशिश करो कि उसको बढ़ाने की, अपना मतलब नहीं कि मॉर्निंग में जल्दी जगने की बेसिकली कोशिश करो। तो ये क्या रहता है, आप लोग अपने साथ में खुद का कंपटीशन कर सकते हैं या फिर टाइम लिख सकते हैं कि आज इस टाइम उठे, कल को उससे पहले उठना है। अपने आप में अपना कंपटीशन करना स्टार्ट करो, आप लोगों को लाइफ में प्रोडक्टिविटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो डेली उठ रहे हैं उनको सैल्यूट है और जो उठने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि जिंदगी में चेंज करना एक आसान काम नहीं होता है। अगर आप लोग चाहते हो तो उसको चेंज को फिर लेकर आओ, कोई आप लोग की जगह नहीं करेगा ये काम, ठीक है। तो टकटकी लगाकर बिल्कुल लेक्चर को आप लोग को देखना है, तमाम चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड जो यहाँ पर कैंसर डे के बारे में हम लोग बात करेंगे। 15 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली थीम क्या है वो हम लोग समझेंगे और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वन ओशियन समिट क्या है, इसके बारे में पूरी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। ये जो समिट है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई और इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर काम किया गया, तो समझेंगे पूरा क्या सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो, तुक्का मार मुक्का वाली बात करेंगे। आप लोगों को ये बताना है पृथ्वी जो है हमारी पूरी, उसके ऊपर टोटल कितना पानी है। आप लोगों को एक क्वेश्चन का एक तरीके तुक्का मार के जवाब देना है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 50% है या फिर 60% है या फिर 70% है या फिर 80% है, यानी कि टोटल जो अर्थ है उसके कितने प्रतिशत स्फीयर पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा सरफेस पर।
तो ये है, देखता हूं किसके साथ तुक्का जो है सही बैठता है, ठीक है, बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का खिताब ले लिया गया, जिसने NSWS यहां पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है NSWS। ये देखो क्वेश्चन बना था कौन सी यूनियन टेरिटरी है, मतलब ये क्वेश्चन बनना था, क्वेश्चन ये बना दिया और फिर आप लोगों को आंसर भी दे दिया, देखा, इसको कहते हैं होशियार चंद। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन कम हो गया आप लोगों का। कभी कभी ऐसी हरकतें मैं करता रहता हूं, उसको एंजॉय करते रहा करो, ठीक है। अब आप लोग भूलोगे नहीं कि ऐसा कुछ होता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ओके। उन्हें कहते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक दाग है। आगे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 5th नेशनल अवार्ड जो है वो यहां पर देखने को मिला। तो IGPEA क्या है आप लोगों को यहां पर ये बताना है। इसी के साथ में SECI क्या है यहां पर, ये ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, जो कि सोलर एनर्जी के लिए काम करता है। तो बहुत ही तमाम बातें इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में वीडियो को लास्ट डे का रिवीजन भी कराऊंगा, ताकि आप लोग चीजें जो है वो लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे के साथ में। एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो सुनने के बाद में आंखों को बंद करना 2 मिनट के लिए, और आंखें बंद कर रिकॉल करना क्या आप लोगों ने आज का जो भी डिस्कस किया है उसको कितना आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो। ये रिवीजन करने का सबसे शानदार तरीका होगा, आप लोग की मेंटल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और इसी के साथ में जो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कोशिश किया करो कि कल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लो। अगर ये 2 चीजें भी आप लोग कर लेते हो ना, अपनी मेंटल जो स्टेबिलिटी देखेगा और अपनी जो चीजों को याद रखने की कैपेसिटी देखेगा, बहुत सारी चीजें आप लोग अपने आप याद करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं यकीन आ रहा है तो इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के बारे में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोगों को कैंसर की बीमारी नजर आती है, तो खासकर उसके बारे में अवेयरनेस फैला जाए ताकि ये बीमारी को रोका जा सके। क्योंकि बच्चा जिसने अपनी जिंदगी भी स्टार्ट नहीं की है, अगर उसको कैंसर हो जा रहा है तो ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, कहीं ना कहीं एक हद तक ही आप लोग उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद में अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो 15 फरवरी को ये जो डे है अवेयरनेस के तौर पर हम लोग इसको याद करते हैं और अवेयरनेस फैलाता है चाइल्डहुड कैंसर के बारे में। इसी के साथ में एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो चिल्ड्रन है और इसी के साथ में जो एडोलेसेंट है, ठीक है, तो एक तरीके से जो कैंसर के साथ में आज के डेट में जी रहे हैं, सर्वाइवर हैं या फिर उनकी फैमिली है, तो उनको एक सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो दुख में साथ खड़ा रहे वही असली इंसान है, सुख में तो दुनिया लाइन लगाती हुई नजर आएगी। एक बार सिलेक्शन हो जाए दुनिया आप लोगों के पीछे खड़ी मिलेगी, पर असली इंसान वो है जब आप लोगों का बुरा वक्त चल रहा था और वो इंसान आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ था, तो वही इंसान रियलिटी में आप लोगों का सच्चा दोस्त है। इसी के साथ में एक विजन है यहाँ पर। विजन का मतलब होता है चीजों को कितने लंबे समय तक मतलब आगे देख रहे हैं, क्या क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये बेसिकली विजन होता है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं हमारे देश में हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले प्रॉपर वे में, कोई भी उसकी लाइफ में हर्डल देखने को न मिले, हमारी पृथ्वी का जो है एनवायरमेंट काफी अच्छा रहे, पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह जो है हम लोग यूज न करें। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा हम लोग को नेचर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे विजन आप भी रखो लाइफ में कि क्या आप लोग करना चाहते हैं। तो विजन है नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल, यानी कि सबकी यहाँ पर एक तरीके से क्योर होना चाहिए, इलाज होना चाहिए और सबके लिए यहाँ पर केयर होना चाहिए। ये यहाँ पर बेसिकली फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस तरह की चीजें जो है आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ किसी को कैंसर से नहीं मरने देना है और केयर क्योर इलाज सबका और केयर सबके लिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली। इसी के साथ में जो थीम है यहाँ पर बात की जा रही है बेटर सर्वाइवल, ठीक है, इज अचीवेबल। कोई भी चीज हो यार आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं अगर आप लोग उसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में थ्रू योर हैंड्स, यानी कि अगर हम लोग मिलकर एक साथ में काम करेंगे तो इन चीजों को अचीव किया जा सकता है। तो ये थीम है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग के समझ में यहाँ पर ये चीज आई होगी, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बनते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंपॉर्टेंट है यहां पर बात करेंगे बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी बन सकता है। बात की जा रही है यहां पर ओशियन के बारे में और ओशियन समिट के बारे में। बेसिकली ओशियन को भी समझेंगे और ओशियन समिट को भी समझेंगे। अगर आप लोग पृथ्वी को निहारोगे अच्छे से तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी जो पृथ्वी है उसके टोटल 70% भाग पर आप लोगों को पानी देखने को मिल जाएगा। तो पृथ्वी के जो 70% भाग पर पानी देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रखते हैं, जैसे आप लोग मैप देखोगे तो यहां पर अगर इक्वेटर को आप लोग देख पा रहे हो तो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो इक्वेटर के ऊपर आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि इक्वेटर के ऊपर जनता जो है वो ज्यादा रहती है। इक्वेटर के नीचे जो लोग रहते हैं वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादातर जो पानी है वो आप लोगों को इक्वेटर के नीचे मिलेगा और लोग जो है वो इक्वेटर के ऊपर मिलेंगे। तो कई बार ऐसी स्टेटमेंट भी कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो ये समझ में रखना है आप लोगों को थोड़ा सा। अगर बात करें वन ओशियन समिट के बारे में तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी हाई लेवल जो समिट है उसको एड्रेस किया गया।
पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि फ्रांस के द्वारा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं कराया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर फ्रांस का साथ दिया इसको ऑर्गेनाइज कराने में। इसमें और भी कई सारे लोग आए हुए थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, लंगोटिया यार है, इसी के साथ में यूके हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, और भी कई सारी कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। काफी डिटेल में आर्टिकल कवर किया गया पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यहां पर एड्रेस किया गया तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और पीआईबी जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, इसको आप लोग जरूर देखा कीजिए। और जीएस पेपर जो 3 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने यूपीएससी के अगर पेपर देखे होंगे, देखिए अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो यूपीएससी के पेपर देखना 2021 के मेंस के, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस लेवल पर आप लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चीजों को, पेपर को जरूर देखा करो ताकि आप लोगों को पता चले कि पढ़ाई जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जो पृथ्वी के 70% सरफेस पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि खासकर अगर फोकस करें यहाँ पर, जिससे हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पानी जो है वो कितने लार्ज स्केल पे है। पर लेकिन ये बोला जाता है कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो मेजर इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है और क्लाइमेट जो पर्टिकुलर इसके मुद्दे के बारे में बात करें तो रिसोर्सेज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास में। इसी के साथ में ट्रेड जब करते हैं तो उसमें कैसे आप लोगों को चीजों को बैलेंस बनाकर चलना है, और कंट्री जो है उसके बीच में कैसे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा के रखना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, हर एक देश में लोग रहते हैं, पर लेकिन उन लोगों के द्वारा इतना इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं किया था जितना दूसरी कंट्री के द्वारा बर्बाद किया था। एक कंट्री तो बिल्कुल से भूटान जैसी कंट्री हो गई, वो प्रकृति से प्यार करते हैं, हमारी जैसी कंट्री हो गई नेचर से प्यार करते हैं। पर लेकिन अगर बात जाएंगे यूके में, यूएसए में, जापान में, हालांकि जापान में चीजें बेटर हो रही हैं, पर लेकिन एक टाइम पर इनके द्वारा चीजों को बर्बाद किया गया, तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो थ्रेटन जो भी यहाँ पर आज के दिन में किया गया उनके द्वारा चीजों को अब मिलकर हम लोग को सुधारना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर प्रेशर देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आता है। और सबसे खतरनाक चीजें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है। क्या रिसोर्सेज, जैसे मछली के बारे में बात करें, मछली हो गई समुद्र के अंदर पाई जाती है, हम लोग ट्रोलर यूज करें, काफी लार्ज स्केल पर मछलियां पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मछली में हम लोग बेसिकली छोड़ ही नहीं रहे हैं मछली में जो बेसिकली समुद्र के अंदर जो मछलियां, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको यूज कर सके। तो इसलिए फ्रांस के द्वारा डिसाइड किया गया यहाँ पर कि वन प्लैनेट समिट जो है वो डेडिकेटेड करनी चाहिए यहाँ पर बेसिकली किसके लिए, ओशन के लिए, ताकि ओशन के ऊपर कम से कम फोकस किया जा सके, जिसको काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर कर रहे हैं और लार्ज स्केल पर उसको पोल्यूट भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर डिसाइड करते हुए इन चीजों को आगे लेकर चला गया। अब यहाँ पर जो गोल है यहाँ पर वन ओशन समिट का, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग देखोगे, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 यानी कि 14वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अकेला इसी के ऊपर बात करता है कि लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र के अंदर लाइफ, तो उसी को यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लाइफ बिलो वाटर जो है कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है, तो ये वो गोल है जो दुनिया को एक अच्छी जगह, रहने लायक जगह लोगों के लिए बनाते हैं, और उसमें से एक है यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वन ओशन समिट यहाँ पर है, इसके चलते बेसिकली क्या फोकस देना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनके सामने इशू को रखा जाए। देखिए जिंदगी में ना इंसान क्या करता है कि जो भी चीजें रहती है उनको इग्नोर करता रहता है। अगर ये सारी चीजें वो रिकॉल करता रहेगा कि क्या क्या गलतियां हैं, तो फिर उसको सुधारने में भी एक तरीके सहारा बिताएगा, ठीक है। कंबैट करना इलीगल फिशिंग, यानी कि गलत तरीके से फिशिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डीकार्बनाइज करना शिपिंग इंडस्ट्री को, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। बेसिकली रिड्यूस करना प्लास्टिक पोल्यूशन को, काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हो यहां पर ये नजर आता है, इसको कैसे रिड्यूस करना है। और फोकस देना ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें आज के में सी, और कोऑर्डिनेट कर सकें यहाँ पर जो भी साइंटिफिक रिसर्च है हम लोगों ने इन चीजों को सुधारने के लिए। तो इंडिया का जो स्टैंड है हमेशा वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी कंट्री हमेशा जो मैरीटाइम जो सिविलाइजेशन के तौर पर जानी जाती है, आज की बात नहीं है, पुराने टाइम से भी हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग हमेशा समुद्र की, पेड़ पौधों की, इन सब की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग इनको काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इनका दोहन करने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्री के बारे में बात करेंगे। एंशिएंट टाइम से ही हम लोग, आप लोग इसको देख सकते हैं, आज की टाइम से नहीं। तो हमारी लिटरेचर भी अगर पुरानी आप लोग देखोगे, हम लोग कहीं पर यहाँ पर वरुण देवता के बारे में बात करते हैं, पानी का देवता हो गया, हवा, इसी के साथ में पेड़ों के बारे में बात करें तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं उनकी कल्चर में ही यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी है। ऐसा है, हम लोग दुनिया को समझा सकते हैं कि कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इंडिया जो है वो सिक्योरली और एक तरीके से सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करें तो ओशन के साथ में लिंक करके देखता है। और हमारी कंट्री की अगर बाउंड्री को आप लोग देखोगे तो हमारी जो बाउंड्री है लगभग 7500 किलोमीटर वो ओशन के साथ में टच करती है। तो हमारा तो वैसे भी रिलेशन ओशन के साथ में अच्छा हो गया। तो इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलता है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पोल्यूट नहीं किया जा सके और चीजों को बैलेंस वे में लेकर चल सके। हाई एम्बिशन कोalition ऑन द बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन इन सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच जो इनिशिएटिव है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक लेवल पर हम लोग बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज के बाहर भी अगर हम लोग चाहें तो चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करके, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं बेसिकली मिलकर। और इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो हम लोग काफी लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम जो लॉज है, कानून है, उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी दादागिरी हम लोग नहीं चलाते हैं, चाइना की तरह बदतमीजी नहीं दिखाते हैं। तो ये जो टर्म यहाँ पर यूज की गई है बेसिकली यहाँ पर इसको बोलते हैं BBNJ यानी कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आगे भी इसका यूज किया जाएगा क्योंकि आगे भी यहाँ पर ये आप लोग को आर्टिकल में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है BBNJ ट्रीटी के बारे में, यानी कि ट्रीटी ऑफ हाई सीज, यानी कि जो हमारी जुडिक्शन से यहाँ पर थोड़ा दूर चला जाता है, वहां पर कैसे उसको कंजर्व हम लोगों को करना है और कैसे यूनाइटेड नेशन के जो कानून है उसके हिसाब से मिलकर काम करना है। तो सबको साथ में आना पड़ेगा तभी हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे कि हाँ ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो है उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो यूएन के द्वारा जो भी कहानियां बताई गई हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानून को इंप्लीमेंट हम लोग को करना है। तो फ्रांस जो है वो चाह रहा है कि मिलकर काम किया जाए और फ्रांस भी आज के डेट में अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरीके से देख रहा है, क्योंकि फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो लीडर हैं वो आज के डेट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग भी एक ग्लोबल लीडर हैं। यानी कि एक तरीके से फ्रांस जो पुराने टाइम में हुआ करता था जब जर्मनी और फ्रांस यूरोप के अंदर काफी ताकत रखा करते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रांस की भी कई सारी जो सेनाएं थी वो हमारे ऊपर रूल किया करते थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस रूल करते थे ना, तो वाली बातें हैं यहाँ पर। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पर यूएन जो कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज के बारे में बात करें, जिसको यूएन क्लोज आप लोग बोलते हो, तो ये अलग अलग लेवल पर लोगों का एरिया डिसाइड करते हैं। तो इसके चलते इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि कैसे मिलकर हम लोगों को काम करना है और कैसे एलिमिनेट करना है सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा रीजन बन चुका है आज के में। कई बार आप लोगों ने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी, मगरमच्छ के जो गले में यहाँ पर प्लास्टिक का टायर, एक तरीके से रबर का टायर घुसा हुआ है, ठीक है, कछुआ जो है प्लास्टिक में के अंदर फंसा हुआ है, कि बचपन में फंस गया होगा, अभी भी यहाँ पर ऐसा ही है। तो कई सारी ऐसी पिक्चर वायरल होती है कई बार सोशल मीडिया पर। तो इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन भी फैलाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हम लोग खत्म करना है। और खासकर कोस्टल एरिया में आप लोगों ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी वहां पर जाकर कोस्टल एरिया में सफाई के अभियान यहाँ पर चलाए गए थे। तो इसके चलते यहाँ पर 300,000 जो लोग हैं यहाँ पर उनके द्वारा कलेक्ट किया गया अप्रोक्सीमेट 13 टन के करीब प्लास्टिक वेस्ट। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सिंबल दिखाता है कि कितने जागरूक हैं और चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के बेस पर हम लोग काम कर सकते हैं। हमारी कंट्री जो है वो फ्रांस को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है एक ग्लोबल इनिशिएटिव में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा नोटिफाई किए जा चुके हैं ऑलरेडी हमारे देश में, जिनको बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी थे जो रूल थे 2021 के। तो उसमें बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर काफी फोकस दिया गया था और इसी के साथ में जो कंपनी आज के में प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो प्लास्टिक को कैसे इकट्ठा करेंगी। याद आ रहा है, ये डिटेल में डिस्कस किया था मैंने टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि हाँ चीजों को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि खासकर वो ऐसी प्लास्टिक जो आज के डेट में सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है, जो यूज एंड थ्रो वाली होती है। आप लोग जैसे कहीं खाना खाने गए, वहां पर उसने प्लास्टिक की प्लेट पकड़ा दिया आप लोगों और एक चम्मच पकड़ा दी, खाने के बाद में डस्टबिन में आप लोगों ने उसको डाल दिया, तो ये हो गया यूज एंड थ्रो वाली बातें। पेंसिल भी आप लोग लाते हैं यूज एंड थ्रो वाली, तो ये सिंगल यूज की कैटेगरी में आती है। तो इसके चलते इंडियन नेवी के द्वारा भी कंट्रीब्यूट दिया गया यहाँ पर शिप डे दिस ईयर, जो बेसिकली जो प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमारी नेवी ने भी से पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ में ग्लोबल कई सारे इनिशिएटिव है, इंडिया के भी इनिशिएटिव आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होगी यहाँ पर ये 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर ओशन के ऊपर देखते हैं कैसे काम चलेगा यहाँ पर। डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को, इंपोर्टेंट है यहाँ पर। इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग देखने को मिला था 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर। इंडिया अगर पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो हम लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है ये एक तरीके से GLO मतलब ग्लो लाइटर, ठीक है। तो पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UN यहाँ पर बेसिकली जिसको FAO बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा मिलकर काम कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है यहाँ से निकलकर, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव यहाँ पर जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कब तक हम लोग इसको सुधार पाते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो खासकर कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे वहां पर कहीं, तो साबुन वगैरह का यूज नहीं किया जाए वहां पर। और इसी के साथ में जो सनस्क्रीन वगैरह होती है ये सब चीजें आप लोग लगाकर जाते हो कई बार। इससे क्या होता है
खासकर जो एक तो कोरल रीफ जो होते हैं, ठीक है, और समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं उनकी बॉडी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इस चीज का पड़ता है। एक स्टडी हम लोगों ने देखी थी, शायद इंडोनेशिया की थी, कि इंडोनेशिया या फिर इंडोनेशिया की थी, शायद थाईलैंड की, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वहां पर बैन कर दी थी सनस्क्रीन। मैंने आप लोगों को आर्टिकल में डिस्कस किया था, एग्जैक्ट कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग सर्च कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री थी वो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यार यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा हर एक इंसान को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो डिटेल में टॉपिक पूरा कवर कर दिया, एक एक पॉइंट अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताएगा कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई। तो ये पीआईबी के द्वारा आर्टिकल डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो बात करेंगे यहां पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। आखिर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है यहाँ पर, जिसको NSWS भी यहाँ पर बोला जा रहा है, और कौन सा ऐसा एरिया है जो यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तो जब भी कोई ऐसी फर्स्ट चीज होती है कि पहली बार कोई चीज ऐसी हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसके बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, यानी कि काम करना आसान रहे। अगर कोई भी ऐसा चीज हो, मान लीजिए देश के अंदर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो उसको इतना आसान बना दो कि लोग जो है वो व्यापारी बनना पसंद करें। तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलती हुई नजर आएंगे, और अपने ही देश में हम लोग जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, यानी कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो NSWS जो है वो लिंक है विद इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ में, और यहां पर लगभग 45 इंडस्ट्रियल पार्क हैं JNK के अंदर में, जिसको फोकस दिया जा रहा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पार्सल जो है उनको देखा जा रहा है, ताकि अगर कोई बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आसानी से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। काफी डिटेल में यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। तो सोर्स इंडियन एक्सप्रेस ने पीआईबी, तो सोर्स है पीआईबी यहाँ पर, जहां से ये आर्टिकल आप लोग देखते हैं, तो काफी डिटेल में यहाँ पर ये कवर किया गया। तो ये है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नेशनल मतलब देश का, सिंगल विंडो यानी कि एक पर्टिकुलर खिड़की है, वहीं से ही सारी चीजें क्लियर हो जाना, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये जो सिस्टम था हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर यहां पर इस तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। एम क्या है, एम करता है कि अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो प्री ऑपरेशनल अप्रूवल ले सके, यानी कि जब तक यहां पर उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले यहां पर ये अप्रूवल ले लें, ताकि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट करें तो इनको कोई दिक्कत न देखने को मिले, इनका काम धंधा आसानी से चलता रहे। तो ये एक ऐसा सिस्टम हमारे देश में इजाद किया गया जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो काफी आसान कर दिया, ताकि ऑनलाइन सारी चीजें इंसान जो है वो अप्रूवल ले सके, और दर दर की धक्के उसको न खाने पड़े, और जिंदगी जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ये बातें हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही मॉल में जाओ, वहीं पर ही जाकर आप लोग खाना पीना खाओ, वहीं पर ही शॉपिंग करो, वहीं पर ही मूवी देखो, और शाम को अपना घर आकर एंजॉय करो। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह सारी चीजें प्रोवाइड करा देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यही पर्टिकुलर फोकस किया गया। इसी के साथ में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना और रेस्पॉन्सिवनेस लाना यहाँ पर कहीं ना कहीं, यानी कि प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करना, ताकि कोई भी घपलतबाजी न देखने को मिले। और हम अपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पब्लिक जो यहाँ पर बेसिकली एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। ये कैसी स्कीम थी, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोग बनाना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट से इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है, जैसा मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, जैसे अभी हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग जैसे कि डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब चीजें बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है आप लोगों को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोग बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ताकि बाहर से खरीद कर नहीं लाना पड़े। तो इसमें आप लोग को इंसेंटिव दिया जाएगा आप लोग की ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर यूनियन बजट के अंदर भी बात की गई थी 2020 में कि इन्वेस्टमेंट जो क्लियरेंस सेल यहां पर होनी चाहिए, ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके और एंड टू एंड फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराया जा सके, सपोर्ट टू इन्वेस्टर देखने को मिले यहां पर प्रॉपर वे में। तो ये बातें बोली गई है। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आएंगी, और ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें यहां पर प्रॉपर काम किया जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में जब बात करते हैं, और इसी के साथ में बेसिकली डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर कंपनी लॉ 2013 के बारे में बात की गई, तो अमेंडमेंट लाया गया। देखिए कई बार क्या था, यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में इसको डाल रहे थे ना, तो वो सारे लोग ऑलरेडी डर जा रहे थे कि यार ऐसा कुछ हो गया तो कल को यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा उठाकर, ठीक है। तो उसको क्रिमिनल कैटेगरी से हटाने की बात की गई अभी, कि कल को कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिले तो आसान रहे चीजों को सुलझाना। तो उसके चलते यहाँ पर चेंज किया गया और आसान बनाया गया सिस्टम, अगर कोई अपनी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। इवन आप लोग देखने को मिलेगा जैसे आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ना आज के डेट में, ऐसे यहां पर कंपनी जो है, कंपनी का इनकम टैक्स क्या होता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% था,
उसको बढ़ाकर 25% और भी घटाकर उसको आगे कम किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में व्यापार को आसान बनाया जा सके। खासकर कंपनी जो है उनका जो टैक्स जो चोरी करने के चक्कर में वो उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, उनकी वो घपलतबाजी को साइड में किया जा सके और वो आसानी से अपने काम पर फोकस दे सके। आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को यहाँ पर उसकी पर्सन की सैलरी जो है वो है यहाँ पर मान लीजिए आज के दिन में 15,000 रुपए, ठीक है। तो 15,000 रुपए उस पर्सन की सैलरी है, पर लेकिन उसको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स पे करना पड़ता है 5,000 रुपए, यानी कि अपनी सैलरी का 1/3 उसको टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर टैक्स पे नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? वो लगेगी 1,500 रुपए की। तो इंसान क्या करेगा? 1,500 रुपए की पेनल्टी देने के बाद भी 3,500 रुपए तो बच गए, तो क्या करेगा? पेनल्टी भरना पसंद करेगा। पर सोचो, अगर आप लोग टैक्स जो है 15,000 रुपए पे यहां पर टैक्स रख दो, मान लीजिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आप लोगों ने टैक्स रख दिया, और अगर 1,000 रुपए टैक्स नहीं पे करेगा तो फिर उसको 5,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर इंसान पेनल्टी देने से बचेगा, बोलेगा इससे अच्छा टैक्स ही पे कर देते, इतनी पेनल्टी कौन देगा। तो इस तरीके का सिस्टम बेसिकली बोला जाता है एक प्रोग्रेसिव सिस्टम, और इससे टैक्स का कलेक्शन भी अच्छा होता है। तो इस तरह का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, जिसको एमसीए के द्वारा बात करें, यहाँ पर 2021 जो प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला इनका, उसमें कॉर्पोरेट एंटिटी, प्रोफेशनल और जो जनरल पब्लिक है उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश की गई। और सिंप्लीफाइड जो यहाँ पर परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, यहाँ पर SPICE प्लस, ये मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, हालांकि ज्यादा पुराना हो चुका है, अभी आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत होगी। पर लेकिन यहाँ पर ये MCA 21 प्रोजेक्ट के तहत ये बात की थी कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो है अपने काम को आसानी से कर सकें, टैक्स वगैरह आसानी से भर सकें। उन सब चीजों में काफी कुछ चेंज यहाँ पर लाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम आप लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा भी लॉन्च किया गया था यहाँ पर ई-संचित यानी कि ई-सॉर्टेज एंड कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट। तो यानी कि सारी चीजें ऑनलाइन कर दो तो ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाता है। मतलब इंसान जब नहीं रहेंगे तो करप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जहां इंसान है वहां उसकी लालच की लार टपकती है और वहां पर करप्शन देखने को मिलता है। पर लेकिन जहां पर इंसान ही नहीं रहेगा वहां पर पेपरलेस प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। अपलोड किया सारी चीजें, अब होता है नहीं आप लोगों से मशीन कंप्यूटर बोलेगा कि ला 5,000 रुपए साइड में मेरी पॉकेट में डाल दे, ठीक है। तो कंप्यूटर तो ऐसा बोलने से रहा, तो ये काफी अच्छा तरीका हो जाता है यहाँ पर चीजों को हैंडल करने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखते हैं। ई असेसमेंट स्कीम फॉर टैक्स पेयर यहाँ पर आई, ताकि ऑनलाइन चीजों को टैकल किया जा सके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर, ये सिंगल विंडो सिस्टम आप लोगों ने देखा, इसी के साथ में यहाँ पर पीआईबी के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ से लिया गया, और सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक एक बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। इंपोर्टेंट आर्टिकल है यूपीएससी जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन। तो यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट की एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पांचवा इनोवेशन ऑफ द गुड्स प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अगर आप लोग यहाँ पर, तो नेशनल अवार्ड फॉर IGPA फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो अवार्ड यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो कई बार ऐसे अवार्ड जो होते हैं वो चीजों को एप्रिशिएट करने के लिए दिए जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया नेशनल अवार्ड फॉर बेसिकली इनोवेशन, और इसी के साथ में गुड प्रैक्टिस अगर एजुकेशन के फील्ड में कोई कर रहा है, इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर ये जो लेवल ऑफिसर है उनके थ्रू उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि चीजों को आगे लेकर चल सके। तो NIEPA, तो ये जो है यहाँ पर किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और इससे क्या रहेगा, एजुकेशन को हम लोग अपने देश में तो साथ में साउथ एशिया में भी हम लोग चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने देश के साथ साथ में पड़ोसियों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी जो न्यूज है यहाँ पर, ये पीआईबी के द्वारा यहाँ पर कवर की गई काफी अच्छे से, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। NIEPA, तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ताकि एनकरेज किया जा सके गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी यहाँ पर इस लेवल पर ऑफिसर्स रहते हैं वो करप्शन न करें, क्योंकि एजुकेशन में अगर करप्शन हो जाता है तो फिर यार एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है, जो इंसान को हम लोग एक ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं, उसमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंप्रूव करना फंक्शनिंग, और उसी के साथ में प्रॉपर पब्लिक सिस्टम जो है उसमें एजुकेशन को ढंग से लेकर जाना, तो ये फोकस रहता है। रिकॉग्नाइज करना यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल जो एजुकेशन ऑफिसर है उनको सही तरीके से लेकर चलना, और इफेक्टिव मैनेजमेंट करना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट और इसी के साथ में ब्लॉक के लेवल पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है यार, आप लोग ना अगर कहीं पर भी करप्शन डाल दोगे तो करप्शन जो है वहां पर दीमक की तरीके से उसको खाना स्टार्ट कर देगा, जिसको जिसका अधिकार मिलना चाहिए वो उसको उसका अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर किसानों को मान लीजिए खेत में फर्टिलाइजर पहुंच रहे हैं, और वो फर्टिलाइजर जो है उसका पैसा जो है पहले ही कोई यहाँ पर बीच में खा जाता है बिचौलिया, तो
तो फर्टिलाइजर पहुंचना था मान लीजिए वहां पर 15 किलो और वहां पर जो इंसान को मिल रहा है वहां पर ओनली 5 किलो। तो फिर क्या होगा, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक गरीब का अगर किसी का कोई करप्शन के थ्रू यहाँ पर उसका हक मार रहा है तो फिर ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से एजुकेशन में अगर होता है तो और कहानी खराब होती है। तो एजुकेशन ऑफिसर जो है वो बेसिकली फील्ड लेवल में जो भी काम करते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक भी यहाँ पर माने जाते हैं एक तरीके से। खासकर अगर बात करें यहाँ पर सिस्टम लेवल एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। और खासकर जब यहाँ पर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बात करते हैं तो काफी बड़ी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते कई बार यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनका इंटरवेंशन जो है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करें, अभी फेसबुक के साथ में और व्हाट्सएप के साथ में मिलकर काम किया गया, दुनिया भर के बच्चों को यहाँ पर इनके थ्रू पढ़ाया गया। इसी के साथ में फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे लेकर चलना है, इंप्रूव कैसे करना है ढांचागत विकास ताकि लोगों को ढंग से सपोर्ट मिल सके, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, लैंग्वेज में भी खासकर इंसान को समझ में आना चाहिए तभी तो पढ़ा पाएगा, कि टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और इक्वल एक तरीके से इनहेंस करना है इक्वलिटी, ओवरऑल फंक्शन ऑफ द स्कूल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हिजाब वाला मुद्दा चल रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार उसको जो बेसिकली अलाउ कर देना चाहिए हिजाब को, कई सारे कह रहे हैं नहीं अलाउ करना चाहिए। तो केस जो है यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसाइड करेगा उसके ऊपर सोल्यूशन आ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया ताकि ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा ना बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए। तो एक माहौल बीच का बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो अपनी खुद की बातें ना बोलकर जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं और जो एक प्रॉपर डिफाइन करे हुए यहाँ पर वो चीजें होती हैं उनको आप लोगों को लिखना होता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। यानी कि आप लोगों का मन कर रहा है हाँ ये सही लग रहा है तो वो चीजें लिख दी, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में। अभी यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, पीपीए, पापा नहीं है पीपीए, ठीक है। तो पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि मान लीजिए आप लोगों के पास में आज के में सोलर पैनल के थ्रू आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ठीक है, और मैं वहां पर रहता हूं आसपास में और मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ में एक एग्रीमेंट करूंगा ताकि आप लोगों ने खर्चा कर रखा है उसके ऊपर, तो आप लोग वहां पर अपना उसको बेसिकली बेचने का काम करेंगे और मैं एज ए कस्टमर आप लोगों से खरीदूंगा। तो यहां पर क्या हो गया, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि भाई साहब इतना तो आप लोगों को मुझे देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे लेक्चर बनाना पड़ता है तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगेगी, इंटरनेट चलाना पड़ता है इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है। तो कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाए ताकि मैं अपना काम धंधा पूरा चला सकूं। तो ये एक तरीका एग्रीमेंट हो गया। बाकी जो तुम्हारी बच रही है वो आप लोग किसी को भी बेच सकते हैं। और हाँ, इसमें एक बात और रहती है कि मैं आप लोगों से ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर लूंगा, कम से कम आप लोग अगर 2 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इतना मैं आप लोगों को पे करूंगा कि ठीक है इतनी आप लोगों को इसकी पर यूनिट कॉस्ट पड़ जाएगी। तो एक एग्रीमेंट में आ गए यहाँ पर, ठीक है, कि 2 साल का एग्रीमेंट हो गया। अब आप लोग बिजली बनाने वाले हैं, मैं खरीदने वाला हूं, अब ऊपर नीचे कुछ भी होता रहा, हम लोग का एग्रीमेंट हो गया कि इतनी तो खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग को उतना आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा और बाकी यहाँ पर जो पेमेंट है उसका भी फिक्स हो गया कि भैया इतनी यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसका चार्ज करेंगे। तो ऐसा ही क्या करती है कंपनीज करती है यहाँ पर, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों से। पर लेकिन ये जो सिस्टम है नॉर्मल जो बिजली के साथ में करते हैं वो समझ में आ रहा है। अभी सोलर फील्ड में यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में। सेंटर जो है वो यहाँ पर आ रहा है रूल लेकर यहाँ पर, ताकि जो सोलर टैरिफ है यानी कि सोलर के द्वारा जो सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली क्रिएट की जाती है तो उसके टैरिफ में कैसे हम लोग को चीजों लेकर चलनी है, तो उसके ऊपर काम की जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर जैसे थर्मल पावर परचेज एग्रीमेंट होता है तो उसी के चलते यहाँ पर उसके फोकस करते हैं, यहाँ पर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में गई थी, कहां पर, ग्लासगो के अंदर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर टारगेट रख दिया गया था 500 गीगावाट का 2030 तक का। इससे पहले कितना था यहाँ पर, ये 450 गीगावाट का हम लोग लेकर चले थे, 450 गीगावाट का 2030 तक का। पर लेकिन बराक ओबामा जी ने यहाँ पर यारी दोस्ती में 50 गीगावाट और बढ़वा ली हमसे, ठीक है। चलो देखते हैं, पैसा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, फ्री में बढ़ाया उसने, ठीक है। तो एक पावर परचेज एग्रीमेंट मैंने भी बता दिया, पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको अगर टर्म्स को अलग से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन बोलते हैं आप लोगों से यहाँ पर, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं जिसके बारे में पूछा जाए, यानी कि कंपनी जो बनाने वाली है और जो बेचने वाली है उनके बीच में यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाए तो उसको बोला जा रहा है, ठीक है। एक पार्टी खरीदने वाली है, दूसरी बेचने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर काफी डिटेल में आर्टिकल कवर किया गया, तो अच्छे से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इशू क्या है यहाँ पर। देखिए दिक्कत ये देखने को मिल रही है, सोलर जो टैरिफ है वो फिलहाल जो है कंसिस्टेंटली जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ज्यादा तो एक बार सोलर पैनल बना लिए उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, छत पर लगा दिया और आप लोगों को धड़ाधड़ बिजली मिल रही है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है काफी नीचे आ गया, लगभग यहाँ पर 2 रुपए पर यूनिट। एक टाइम ऐसा था यहाँ पर 15 से 20 रुपए पर यूनिट यहाँ पर पड़ा करता था इनका चार्ज।
पर लेकिन अब की डेट में आकर यहाँ पर 2 रुपए पर यूनिट मतलब पर किलोवाट, तो 2000 दिसंबर 20 में आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, जो काफी लो आ गया है। तो प्राइस जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। सोलर अगर बात करें यहाँ पर पैनल के, और इसी के साथ में जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो भी यहाँ पर घटती जा रही है, क्योंकि नए नए इनोवेशन आते जा रहे हैं। तो ट्रेंड जो है इसके टैरिफ जो है वो घटते जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो थर्मल, जो एक तरीके से जो प्लेयर है, एक तरीके से थर्मल पावर के फील्ड में जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि सोलर एनर्जी इतनी सस्ती है, तुमसे कौन खरीदेगा। तो कल को चलकर एक सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू चीजें देखने को मिलती है। तो अभी कई सारे जो मैनी प्लेयर यहाँ पर वेट करेंगे, टैरिफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो यहाँ पर तब ये इस पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री करेंगे, तब प्रोक्योरमेंट करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर एक एग्रीमेंट में जाएंगे। ये नहीं रहता है कि आप लोग कई बार देखते हो, चलो यार एक गाड़ी लेकर आते हैं या फिर एक बाइक लेकर आते हैं, कहते हैं रुक जा यार अभी ना थोड़ा सा और यहाँ पर भाव जो है जो नीचे जाएगा तब देखेंगे। चलो फोन लेते हैं, अरे नया नया आया भाई बहुत महंगा है, रुक तो सही 2 महीने बाद में देखना इसके प्राइस कुछ ना कुछ डाउन जरूर होंगे, तब खरीद लेंगे। तो वही काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस सिस्टम में, इस फील्ड में जो है वो दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी के भाव तो नीचे गिरते जा रहे हैं। इसी के चक्कर में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट थे जिससे हम लोग एनर्जी बनाया करते हैं, बेसिकली हम लोग एक तरीके से जो एक तरीके से पानी को यूज कर बिजली बनाते हैं, कोयले को यूज कर बिजली बनाते हैं, वो सारी जो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, उसके चलते दिक्कतें देखने को पड़ रही हैं, उनके वादे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उनके चलते जो एग्रीमेंट में फिक्स किया गया था यहाँ पर, जो ये एग्रीमेंट जो मैंने बताया ना अभी यहाँ पर, ये वाला एग्रीमेंट जिन्होंने यहाँ पर साइन किया था उस टाइम पर, परचेजिंग पावर एग्रीमेंट है, उनको दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उनको तो वही हाई कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और लोग यहाँ पर जो है बेसिकली सोलर पैनल की एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर चीजों को सुधारा जाए। तो करंट जो स्टेट ऑफ इंडिया सोलर सेक्टर में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 150 आप लोग को गीगावाट देखने को मिलेगी। दो यहाँ पर बात की जा रही है, हमारा टारगेट कितना है 500 गीगावाट का है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर लगभग 150 गीगावाट की हमारा जो टारगेट है वो हम लोग अचीव कर चुके हैं नवंबर 2021 में, और आप लोग को पता है 175 गीगावाट का था हमारा 2022 तक का, तो कहीं ना कहीं वो तो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 6.78 गीगावाट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दुनिया में इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर यहां पर आ गया है विंड पावर कैपेसिटी जनरेशन में भी, ठीक है। बाकी 3 हमसे टॉप पर कौन है उनका क्वेश्चन को आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना, ये होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। टोटल जो नॉन फॉसिल बेस्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी ये एनर्जी, ये 157 जो गीगावाट आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 392 गीगावाट के करीब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सोलर एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है और इसके चलते जो हम लोग यहाँ पर बेसिकली थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कोयले वगैरह से, उसके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है कि यार वो वाली बिजली बड़ी सस्ती है और ये वाली बिजली बड़ी महंगी है। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी रिन्यूएबल एनर्जी को 2022-23 के बजट में भी यहाँ पर और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसके ऊपर फोकस दिया जा सके, क्योंकि काफी आसान तरीका रहता है, ना कहीं खंबे बिछाने ना कोई लाइन बिछानी, आसानी से गया और छत पे प्लेट लगा दी। कहीं पर मान लीजिए बैटरी चार्ज करने का भी सिस्टम लगाना है आगे आने वाले टाइम में, तो तुरंत पैनल वगैरह लगा दिया ऊपर और वहां पर सिस्टम तैयार कर दिया। तो बात ये की जा रही है कि एम्बिशियस टारगेट रखा गया कि 280 गीगावाट का इंस्टॉल किया जाएगा सोलर कैपेसिटी यहाँ पर। तो ये बात की जा रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पर 19,500 करोड़ रुपए दिए गए, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के भी बारे में बात की जा रही है ताकि इफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव का मतलब है कि एक प्रोडक्ट के साथ में लिंक कर दिया इंसेंटिव कि अगर ये काम करते हैं तो इनको इंसेंटिव यानी कि छूट मिलेगी। जैसे मैं बोलने लगूं कि डेली जो आंसर दे रहा है उस बच्चे को बेसिकली यहाँ पर उसी को मैं हट दूंगा अगर जो डेली आंसर यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से इंसेंटिव हो गया उनके लिए जो रेगुलर आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। तो एक तरीके से एक एप्रिसिएशन हो गया एक तरीके का यहाँ पर। तो ये इंसेंटिव जो होता है एक तरीके एप्रिसिएशन रहता है ताकि इंसान जो है वो प्रॉपर वे में सही तरीके से काम कर सके। तो ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। इसके चलते सोलर एनर्जी कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन ही बन सकता है और स्टेट पीसीएस के अंदर कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI आप लोग बोलते हैं, ये ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारे देश के अंदर में जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है सोलर एनर्जी के फील्ड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। करेंटली जो रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोलर एनर्जी सेक्टर हमारे देश में, तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में प्राइमरी जो यहाँ पर इशू बात करें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोवोल्टिक हमारे देश में, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। हमारे देश में ना क्वालिटी की काफी बड़ी चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। हम लोग विश्वास रखते हैं कि बना बनाया प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है।
तो रिसर्च और इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा डेवलपमेंट में हम लोग को, तो इसी के चलते अलग से पैसा देना पड़ेगा, जो कि हम लोग काफी ज्यादा फोकस कर भी रहे हैं। तो ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है हम लोगों ने काम नहीं किया, कई सारे इनिशिएटिव हमारे देश में, कुसुम स्कीम है जैसे कि कृषि ऊर्जा, जिसे सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था, आप लोगों ने देखा था कि जो लोगों के, जो खासकर किसानों के खेतों में हम लोगों ने सोलर पंप लगाए थे, ताकि सोलर पंप का यूज करके वो एक तरीके से पानी, ट्यूबवेल वगैरह चला सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये OSOWOG। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया को कनेक्ट करना है यहाँ पर। इसके चलते नेशनल सोलर मिशन हमारा हो ही गया खुद का अपना। नेशनल ऑफशोर विंड, जो एनर्जी के बारे में हम लोग बात करें, यानी कि सोलर एनर्जी और यहाँ पर विंड एनर्जी, दोनों के बारे में बात करें हम लोग। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है हमारा, जो फेज 2 में चल रहा है, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाना। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड बेसिकली चल रहा है, यानी कि ऐसी चीजें लगा देने से, मान लीजिए इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसी के नीचे हम लोगों ने सोलर पैनल भी लगा दिया, तो हाइब्रिड हो गया। जैसे नहीं पेट्रोल का और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम तैयार कर दिया, इसी के साथ में गैस की जो CNG से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल, वो हाइब्रिड हो गई। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के बारे ऊपर हम लोग काम कर ही रहे हैं। अगर ये बन जाएगा तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो भरपूर मात्रा में, H2O पानी में से ऑक्सीजन अलग निकाल दिया, हाइड्रोजन अलग निकाल दिया, जिसको आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर जो है वो सुनहरा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस ये कि टाइम से चीजों को यूटिलाइज कर पाए तो काफी प्रोडक्टिविटी आप लोग को देखने को मिलेगी। ओके, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो बताना। काफी डिटेल में पूरा आर्टिकल आप लोग को बता दिया और बाकी जो बेसिक चीजें बताई हैं, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल को चलकर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर राइटिंग में, या फिर टॉपिक भी आप लोगों से आ जाए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कीम है देश में, बेसिकली कौन सी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने कि रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, या कौन से नंबर पर हम लोग आते हैं विंड एनर्जी में। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग कई बार बन जाते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में कई सारे आर्टिकल आपके आज की डेट में देखने को मिले। एक और यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर बात कर रहा है वाटर रिसोर्सेज के बारे में और साइंस एंड टेक के बारे में, और बात की जा रही है अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना जो पर्टिकुलर कंट्री है, अगर मैप में आप लोग देखोगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग को अर्जेंटीना देखने को मिलेगी। तो अर्जेंटीना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ से अगर चीजों को आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना के जो साइंटिस्ट है वो यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से यहाँ पर, ताकि अंटार्कटिका में एक्सप्लोर किया सके और क्लीन किया सके पोल्यूशन को। ठीक है, पोल्यूशन फ्रॉम द फ्यूल। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी कोशिश की जा रही है कि कैसे यहाँ पर एक तरीके चीजों को सही करना है, ताकि जो प्लास्टिक वगैरह है वो सब चीजें भी यहाँ पर उसको खत्म किया जा सके। हर जगह आज के में चीजें देखने को मिलेगी। तो कॉन्टिनेंट जो प्रोटेक्ट किया जाता है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल एक तरह का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। 1961 का एक मैड्रिड एग्रीमेंट है। मैड्रिड क्या है? स्पेन की जो बेसिकली सिटी है यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर क्या करना है कि कैसे हम लोग चीजों को सही बना सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर इनके द्वारा दिया जाता है। और 40 मिलियन टन के करीब प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लास्टिक जो है वो एंड अप की जा रही है ओशन एवरी ईयर। तो प्लास्टिक को कैसे कवर कर सकते हैं, तो 80% ऑफ और जो मेरीन डेब्री है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका पोर्शन आप लोगों को नजर आएगा। यानी कहीं ना कहीं आज के दिन प्लास्टिक जो है वो काफी बड़ी जद्दोजहद का चिंता बन चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे कवर करना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारी बातें बाय की है। एक शब्द यूज किया गया जिसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। तो ये शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है चीजों को क्लीन अप करना, यानी कि सोइल को, ग्राउंड को, सरफेस को, वाटर को एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या फिर प्लांट की हेल्प से। तो ये रहता है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक तो होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोग रह रहे हैं उसी में चीजों को रहते रहते चेंज कर देना। एक होता है एक्स सीटू, यानी कि बाहर ले जाकर चीजों को चेंज करना। ऐसे नहीं था कि एक तरीके से कोई आप घर में काम कर रहे हो अपने, तो अपने ही घर में आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इन सीटू वर्क आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन कहीं बाहर जाकर आप लोगों ने वहां पर कोई कमरा लिया और वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये एक्स सीटू हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो इसको उस तरीके से लेकर चलना इन सीटू में। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से प्री लोकेशन, यहाँ पर इसी के साथ में बायो वेंटिंग बोला जा रहा है, बायो स्पेनिंग बोला जा रहा है। ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पंपिंग एंड ट्रीटिंग के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बायो सेल्फिंग के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे तरीके हैं। यहाँ पर बाहर लेकर जाएंगे तो फिर उसका अलग देखने को मिलेगा। लैंड फार्मिंग हो गया, कंपोजिट बेसिकली एक तरीके से पाइल्स इरिगेशन हो गया, या इंजीनियर्ड जो बायो पाइल्स हो गया। तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये सारे बायो रेमेडिएशन के प्रोसीजर है। बस बायो रेमेडिएशन के बारे में आप लोगों को कम से कम पता रखना है, जिसके चलते क्वेश्चन बन सकता है। ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि यहाँ पर अभी मैंने बताया कि पोल्यूशन को हटाने का काम करती है। और इन सीटू और एक्स सीटू दो तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये डिवाइडेड होती है।
ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन को। अगर यहाँ पर कोई चीजें ऐसी हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर इससे कुछ कर पाते हैं तो इसको और जगह भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं प्लास्टिक के, और यहाँ पर अंटार्कटिका सी से, और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ईटिंग प्लास्टिक अगर ऐसे कोई मिल जाते हैं आगे प्लास्टिक को खाकर खत्म कर रहा है, तो सोचो जैसे कंपोजिट खाद हम लोग बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारे केचुए डाल देते हैं और फिर वो खाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बायो रेमिडिएशन की टास्क में ऐसा कुछ हम लोग कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो अंटार्कटिका की सॉइल से सारी प्लास्टिक खत्म कर देंगे, इवन पृथ्वी से हम लोग प्लास्टिक खत्म कर सकते हैं। ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे बेनिफिट आप लोगों को बायो रेमिडिएशन के देखने को मिलेंगे। एक तो नेचुरल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी अगर कोई जीव जंतु खा रहा है यहाँ पर, या फिर प्लांट जो है वो उसको सोख रहा है वहां पर। अगर मान लीजिए ओशन के ऊपर यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा ड्रम फूट जाते हैं, कोई जहाज पलट गया, ठीक है, किसी ने अटैक कर दिया, कोई जहाज रिस गया, वहां पर फूट गया, उसके अंदर तोड़फोड़ हो गई, तो उसमें से क्या रहता है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो रहता है वो ओशन की सरफेस पर फैल जाता है। तो उसको अगर वहां से निकाला जाए तो यहाँ पर बेसिकली नेचुरल प्रोसीजर से तो बायो रेमिडिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा प्रोसीजर है। बायो रेमिडिएशन जो होता है कई बार यहाँ पर अंडरग्राउंड आप लोग देखते हैं, एक तरीके से जमीन के अंदर से यहाँ पर चीजों को निकालना। तो यहाँ पर जहां पर चीजों को डाल देना, उसमें मान लीजिए जो भी यहाँ पर जीव जंतु डाल दिए उसको खाने वाले पेट्रोल को, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग यूज कर पाते हैं। तो इसके अंदर अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं, खासकर अगर बात करें जो माइक्रो बीन्स होती हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से पंप किया जा सकता है क्लीन अप करने के लिए ग्राउंड वाटर या फिर जो सोइल है उसको। इनके तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि जो पोल्यूशन इंसानों ने बदतमीजी कर कर फैला दिया है अब उसको कैसे टैकल करना है। तो उसी में से एक प्रोसीजर है यहाँ पर बायो रेमिडिएशन, जिसको यूज करने की कोशिश की जा रही है ये सारी हरकतों को बेसिकली सोल्व करने के लिए। और क्या क्या फायदे हैं बायो रेमिडिएशन के, अगर जो पड़ोस में है उसको कुछ दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, जो काम करना है वो काम करके निकल जाएगा, तो काफी अच्छे से उसको चीजों को क्लीन करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली इसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वाटर रहेगा या फिर गैस वगैरह जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसको और ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट में क्रिएट कर देगा, तो ये भी एक फायदा है। और काफी सस्ता प्रोसीजर है यहाँ पर, इसलिए बायो रेमिडिएशन को यूज करने की कोशिश अंटार्कटिका वाले रीजन में की जा रही है। आप लोग बताइए अच्छा सोल्यूशन है कि नहीं है। तो इस तरीके सोल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो नहीं कहते कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो वो वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। लेक्चर को आप लोग बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं लाइक कर, अगर आप लोगों को लगता है तो थम्स अप आप लोग दे सकते हैं लेक्चर को। इसी के साथ में मॉर्निंग में उठने का अपना टारगेट जरूर रखिए और इवनिंग में ये जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितना अचीव किया है। और लेक्चर खत्म होने के बाद में उसको रिकॉल जरूर करना है कि कौन कौन से आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं। तो कौन कौन से डिस्कस किए हैं, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट डे देखा था हम लोगों ने चाइल्डहुड के बारे में, उसकी विजन और थीम भी मैंने आप लोगों को बताई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बातें की थी बेसिकली इसके बारे में, वन ओशन समिट के बारे में। तो डिटेल में मैंने सारी बातें बताई, कहां कहां से कवर किया गया और क्या क्या इसके ऊपर फोकस है, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसके बारे में कवर करी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बातें की नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस करना आसान किया जा रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बातें की यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या मुद्दा किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनोवेटिव काम कर रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट करना है, तो वो वाली बातें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पर बात की सोलर के टैरिफ के बारे में और क्या क्या मुद्दा चल रहा है और चीजों को कैसे सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जाना, जो कि इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से इनिशिएटिव है वो सारे हम लोगों ने समझे। इसी के साथ में यहाँ पर कैसे यहाँ पर यूज किया जा रहा है बायो रेमिडिएशन, जो अंटार्कटिका वाले रीजन को साफ सुथरा बनाने के लिए। तो बायो रेमिडिएशन कैसे कैसे होता है वो भी मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में सारी बातें देखी। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है और किसने काफी अच्छे सुना है। इंटरनेशनल जो चाइल्डहुड कैंसर डे है वो ऑब्जर्व किया था 15 फरवरी को, थीम आप लोगों को बतानी है। रिसेंटली समिट के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात की, तो बतानी है यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर किसके साथ में यहाँ पर ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज कराएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, फर्स्ट यूनिटेड डे बन गई NSWS के बारे में, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया था, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है बताना है, IGPEA क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, एजुकेशन के बारे में बात की थी। और SECI क्या है यहाँ पर, जो कि सोलर एनर्जी के बारे में मैंने बात की थी, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कल के भी यहाँ पर चीजें देख लेते हैं। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, NVS, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो कि विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जैसे यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। गति के बारे में बात की थी मैंने, आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। IFLDP क्या था, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया जो है उसके अंदर रॉ मटेरियल, खासकर अगर बात करें जानवरों से रिलेटेड, तो कैटल का कितना है यहाँ पर, और गोट और जो यहाँ पर बेसिकली सीप है उसका कितना है,
इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर का किस कंट्री के बाद में, ये मैंने पूछा था। AMB स्टडी क्या थी ये बताना था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या है, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था, ये बताना था। तो सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट थे, एक एक कर आंसर देख लेते हैं। यहां पर बात करें, पहला ये बात कर रहा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, याद रखना काफी इंपोर्टेंट है ये। इसके अंदर में आता है नवोदय विद्यालय समिति थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में विज्ञान ज्योति के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। जेंडर जो एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट गति के बारे में बात की थी, काफी इंपोर्टेंट है कि लड़कियों को भी यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का पार्ट बनाना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंडिया फुटवेयर और लेदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की थी हम लोगों ने, जिसमें 1700 रुपए की खपत यहां पर जारी है अभी। मटेरियल जो है 20% ऑफ द वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में, और बफेलो वगैरह बाकी 11% जो गोट और यहां पर यानी बकरी और भेड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडिया सेकंड है यहाँ पर चाइना के बाद में। अनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात की थी और सेक्शन 8 आप लोगों से यहाँ पर ये बातें करता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों क्रम से छोड़ो, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।